बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 20 अक्टूबर 2020 है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोहेल वड़ाइच साहब के शरीफ ख़ानदान के बारे में चंद गुमराह कुन दावे सामने आए हैं। हम उन दावों का मुदल्लल पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, ये बात तो यकीनन आप जानते होंगे कि ज़िंदगी में या दुनिया में हर किसी का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक मकसद होता है। किसी ने इंजीनियर बनना है, किसी ने साइंटिस्ट बनना है, किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने स्पोर्ट्स के शोबे में अपना नुमाया नाम और मकाम बनाना है, कोई टीचर बनना चाहता है। तो हर इंसान ने अपनी तरजीहात मुतय्यन की होती हैं और अपनी सिमत का तयन किया होता है। लेकिन कभी कभार फरागत के लम्हात में मैं सोचता हूँ कि सोहेल वड़ाइच साहब के ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो मैं इस नतीजे पे विदाउट एनी कन्फ्यूजन एंड विदाउट मेकिंग अ सेकंड डिले मैं इस नतीजे पे पहुंच जाता हूं कि सोहेल वड़ाइच साहब की ज़िंदगी का मकसद शरीफ ख़ानदान की मदह सराई करना है। चुनाचे सोहेल वड़ाइच साहब की एक किताब है द पार्टी इज़ ओवर। ये किताब नाजरीन तकरीबन 6 माह पहले मैंने परचेज़ की और वक्तन फ़वक्तन फरागत के लम्हात में मैं इसका मुताला करता हूँ कि सोहेल वड़ाइच साहब ने कहाँ पे कौन सी डंडियाँ मारने की कोशिश की है और अवाम को इंटेलेक्चुअली करप्ट करने की अटेम्प्ट की है। इस किताब को पढ़ने के बाद नाजरीन मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि सोहेल वड़ाइच साहब ये कहना चाह रहे हैं। इस किताब का जिस्ट ये है, खुलासा ये है कि अगर नवाज शरीफ जो है वो मुल्की सियासी मंजरनामे पे मौजूद नहीं होंगे तो पाकिस्तान में ना दिन निकलेगा और ना ही रात होगी। नाज़रीन, एक लाइन उनके आर्टिकल में से आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ। उठो लोगो, मैं ही जमहूरियत हूँ, मैं ही पाकिस्तान हूँ, मैं साफ कह रहा हूँ, आखिर तक लड़ूंगा। दिल करता है दूसरे और तीसरे के बारे में सब कुछ कह दूं, राज खोल दूं। ये मेरे मैंडेट पे तीसरा हमला किया गया है और मेरी हुकूमत को नाकाम बनाया गया है। नाजरीन, यहाँ पे सोहेल वड़ाइच साहब जो है नवाज शरीफ के जज्बात की तर्जुमानी करते हुए कहते हैं कि उठो लोगो, मैं ही जमहूरियत हूँ, यानी नवाज शरीफ जिसमें खुद जमहूरियत है। उठो लोगो, मैं ही पाकिस्तान हूँ, नवाज शरीफ जिसमें खुद पाकिस्तान है। ये एक मुहैयरुल अकूल किस्म के दावे हैं जो इस किस्म के सोहेल वड़ाइच, हामिद मीर और इसी कबील के चंद दूसरे लोग हैं उनकी तरफ से वक्तन फ़वक्तन सामने आते रहते हैं। तो इंसानी अकल जो है वो दंग रह जाती है, ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं। अब नाज़रीन, 2-3 किस्म के दावे इनकी तरफ से हमेशा सामने आते हैं। हामिद मीर की भी 2-3 किताबें मेरे पास मौजूद हैं कलम कमान के हवाले से। उसमें भी मैं इसी से मिलता जुलता एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि वो नवाज शरीफ को वो भी बजिस्म खुद जमहूरियत कह रहे हैं। एक दावा तो ये कहना कि नवाज शरीफ बजिस्म खुद जमहूरियत है, ये तो एक इंतहाई गुमराह कुन तस्वुर है। मैं अपनी कई वीडियोज़ में आप लोगों की खिदमत में ये बात पेश कर चुका हूँ कि जमहूरियत के बारे में जो इब्तिदाई बहस है वो कदीम यूनानी दौर से शुरू हुई है। कदीम यूनानी दौर से नाज़रीन, यानी कि 3-4-5 हज़ार साल पहले जमहूरियत के बारे में बहस शुरू हुई। उस वक्त एक बादशाह की ज़ात के अंदर तमाम इख्तियारात होते थे, तो उस वक्त के मुफक्किरीन ने सोचा कि क्यों ना इसका हल तलाश किया जाए, क्योंकि इससे खराबियां पैदा होती हैं। तो उन्होंने एक और निज़ाम मुतारिफ कराया, ओलिगार उसको कहते हैं, यानी चंद लोगों के अंदर इख्तियारात तकसीम कर दिए, लेकिन उसमें भी फिर खराबियां पैदा होना शुरू हो गई और वो चंद लोग आपस में एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू हो गए। तो खैर बहस होती गई, मुकालमा होता गया और जो है ना नए नए अफकार और ख्यालात मुतारिफ कराए जाते रहे। तो जमहूरियत ने जो है ना मौजूदा शक्ल फिर इख्तियार कर ली कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो। ये तो एक इल्ज़ामी जवाब हो गया। अगर नवाज शरीफ जमहूरियत है तो दैट मीन्स कि वो कदीम यूनानी दौर में भी मौजूद होंगे सोहेल वड़ाइच साहब को। तो फिर मैं सतही किस्म का जो जवाब देना चाहूँगा उनके दावे के मुताबिक वो तो यही है। एक बात तो ये हो गई नाजरीन। दूसरा दावा नाजरीन इनकी तरफ से हमेशा आता है कि नवाज शरीफ साहब को चूंकि इख्तिदार मुकम्मल नहीं करने दिया गया
गया, तीनों बार जो है ना उनकी हुकूमत जो है वक्त से पहले खत्म कर दी गई, इसलिए पाकिस्तान ने आज तक तरक्की नहीं की। ये भी इस किताब में और आमिर मीर के कई आर्टिकल्स में ये लिखा हुआ है। तो नाजरीन, इस हवाले से मैं चंद मालूमात आप लोगों की खिदमत में पेश कर दूं, और वो है इटली के बारे में। 1861 से लेकर आज तक इटली का शायद ही कोई वजीर आजम जो है वो आईनी मुद्दत पूरी कर पाया हो। 1861 से लेकर 1922 60 बरस बनते हैं। 60 बरस के दौरान इटली में 37 हुकूमतें बनी और टूटी। इसके अलावा 1922 से लेकर 1944 तक जो है वो डिक्टेटरशिप का दौर था, मसूलिनी का दौर था। 1944 से फिर जमहूरी प्रोसेस का आगाज होता है, और 1944 से लेकर आज तक 70 बरस में 28 हुकूमतें बनी हैं और टूटी हैं, 28 हुकूमतें। लेकिन उसके बावजूद भी इटली दुनिया के सनती तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में 7वें नंबर पे है। इसके अलावा नाजरीन, आप देख लें कि 70 बरस में जापान के सियासी उसूलों और जमहूरी उसूलों के मुताबिक जो है वो 14 वज़राए आज़म होने चाहिए थे, लेकिन 70 बरसों में जापान ने 31 वज़राए आज़म देखे हैं, 31 लेकिन उसके बावजूद भी जापान जो है दुनिया की दूसरी और तीसरी बड़ी मुआशी कुव्वत है, ये मुसल्लमा हकीकत है। तो वहां पे जमहूरियत नाजरीन वज़राए आज़म के जाने से कमजोर क्यों नहीं होती? मुल्क की तरक्की की रफ्तार, माशी तरक्की की रफ्तार क्यों नहीं रुकती? इसलिए कि उन लोगों के वज़राए आज़म ने इदारों को मजबूत किया, मुतहर्रक किया, फाल किया, इदारों को आईनी इख्तियारात दिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की, तमाम इख्तियारात अपनी जात के अंदर जमा नहीं किए, इदारों को इस काबिल बनाया कि इदारे वजीर कोई भी काम सर अंजाम देने से पहले वजीर आज़म की तरफ नहीं देखते, इदारों में उनके वफादार और हिमायती भर्ती नहीं किए गए। इसलिए वो जो मुल्क जो है वो तरक्की करते जा रहे हैं। 70 वर्षों में आप देख लें कि जो है वो 31 वजीर आज़म जापान के तब्दील हुए हैं, और बाकी मैंने आपको इटली के बारे में बता दिया। आप खुद काउंट कर लेंगे कितने बनते हैं, 60 के करीब वजीर आज़म बनते हैं उनके। तो ये हालात होते हैं। यहां पे क्या किया गया कि अपनी जात को इख्तियारात का पावर सेंटर, ग्रिड स्टेशन बनाया गया, तमाम इदारों को कमजोर किया गया, अपने खानदानों को मजबूत किया गया, इख्तियारात अपने खानदान और अपनी जात में जमा किए गए, हर इदारे में अपने वफादार हिमायती भर्ती किए गए। जब अपने वफादार और हिमायती नाजरीन आप भर्ती करेंगे तो डेफिनेटली अंडरस्टूड बात है कि वो वफादार और हिमायती जो इदारे का सरबराह है वो आपसे इजाजत लिए बगैर कार्रवाई नहीं करेगा। तो इदारों का सत्यानाश हो गया, अपनी जात को मजबूत कर दिया, उनके इख्तियारात अपनी जात में जमा कर लिए। इसलिए यहां पे जो है ना जमहूरियत कमजोर हो गई। और ये लोग फिर आके हमें दर्ज देते हैं कि नवाज शरीफ जिसमें खुद जमहूरियत है, इसकी बड़ी वजह शायद ये भी है उन मुल्कों की तरक्की की वजह कि वहां पे आमिर मीर और सोहेल वड़ाई जैसे दानिश्वर मौजूद नहीं है जो वज़ीर आज़म को कहें कि भाई आप जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत यह है कि आप इख्तियारात तकसीम करें और आईनी इख्तियारात दें और इदारों को मजबूत और मुतहर्रिक और फाल करें। ये मशवरे देते हैं जो है ना वो वज़ीर आज़म को। यहाँ पे ये दानिश्वर जो है ना मशवरे देने लग जाते हैं कि आप ही जमहूरियत है, भाई आप ही पाकिस्तान है। तो उसने तो और भी ये काम करने, इदारों का सत्यानाश निकालना है। इसके अलावा नाज़रीन की तरफ से एक दलील और भी दी जाती है, और वो दलील ये है कि 5 साल मुकम्मल हो गए जी, जमहूरियत को बड़ी मजबूती हासिल हुई है, जमहूरियत मजबूत हो गई है पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल मुकम्मल हो गए। नाजरीन, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उस पर मैं अलग वीडियो में बात करूंगा, लेकिन ये बात याद रख लें कि ये किताब है जो हर पाकिस्तानी को पढ़नी चाहिए, पाकिस्तान के सियासी वडेरे। इसमें दिया गया है कि पाकिस्तान में कितने सियासी खानदान हैं जो सियासत पे काबिज हैं, जागीरदार, नवाब, वडेरे, सरदार, ये कितने सियासी खानदान हैं। पहले 22 थे, उसके बाद 44 हुए, उसके बाद 70 हुए, उसके बाद 100 हुए। और इस किताब में यह लिखा हुआ है कि इन तमाम सियासी खानदानों की एक दूसरे के साथ अंदरूनी खाना रिश्तेदारियां हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे आपकी मेरे साथ रिश्तेदारी है, आप हुकूमत में आ जाते हैं तो इनडायरेक्टली बेनिफिशियरी तो मैं भी बनूंगा ना। अब मेरी हुकूमत अगली दफा आ जाती है तो आप चूंकि मेरे रिश्तेदार है, इसलिए मेरी हुकूमत के आ जाने से इनडायरेक्टली बेनिफिशियरी आप भी बनेंगे। हम जो कहते हैं कि माजी में ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग और तमाम पार्टियों का जो है ना वो मिली भगत थी, गठ जोड़ता, तो वो इस तरह है। इस किताब में तमाम खानदानों की रिश्तेदारियां दी गई हैं, नून लीग वालों की पीपल्स पार्टी की नून लीग के साथ, PMLQ की दोनों पार्टियों के साथ, दोनों पार्टियों के PMLQ के साथ, कि कैसे ये अंदरूनी खाना। तो ये होता क्या है कि 5 साल बाद जब इलेक्शन होते हैं तो एक खानदान बरसर इक़्तिदार आता है और
दूसरों के साथ उनकी रिश्तेदारियां हैं, अल्टीमेट बेनिफिशियरी वो हो जाते हैं। तो 5 साल बाद जो है वो इख्तिदार मुंतकिल होता है एक खानदान से दूसरे खानदान में। नाज़रीन, ये पूरा खुलासा है पाकिस्तानी जमहूरियत का। इस पे मैंने जैसे कि कहा कि अलग मैं वीडियो आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा। और एक पैमाना मैंने नाज़रीन बताया था अपनी गुज़श्ता वीडियो में कि जहां जमहूरियत होगी वहां मौरूसी सियासत कमजोर होगी। जमहूरियत और मौरूसी सियासत एक दूसरे की जिद हैं, एक दूसरे के लिए आग और पानी की हैसियत रखते हैं, ठीक है। लेकिन BBC की जो पूरी मुफस्सल रिपोर्ट थी उसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में मौरूसी सियासत फर्स्ट नंबर पे है, यानी खानदानी सियासत है, जागीरदारी सियासत है। ये दुनिया की अलग तर्ज की जमहूरियत है कि जहां जमहूरियत चंद खानदानों की जागीर है, चंद खानदानों की विरासत है। और इस किस्म के तज्जियाकार उसी चीज को हमारे सामने जमहूरियत का लेबल चस्पा करके पेश करते हैं कि ये जमहूरियत है। ये जमहूरियत नहीं है, ये चंद खानदान मजबूत हो रहे हैं, ये जमहूरियत मजबूत नहीं हो रही। इसमें मैं अलग वीडियो में अलग से वीडियो करूंगा। लेकिन नाज़रीन 53% मौरूसी सियासत है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में फर्स्ट नंबर पे है। और ये याद रखें कि जैसे जैसे जमहूरी प्रोसेस बढ़ता जाएगा मौरूसी सियासत कम होती जाएगी, लेकिन यहां पे तो मजीद बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जमहूरियत कमजोर हो रही है और मौरूसी और जागीरदारी और खानदानी सियासत मजबूत हो रही है। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।